बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, यकीनन कौम बड़ी खुश है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस जारी है। अमरीका, यूरोप, एशिया, रूस, तुर्की, मशरक़ वस्ता समेत मुतअद्दिद ममालिक के आला सरकारी हुक्काम, बैनुल अक़वामी कंपनीज़ के अकाबरीन आज इस होने वाली नशस्त में शरीक हुए हैं और यकीनन एक पॉजिटिव मैसेज, कमाल मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी माइंस और मिनरल्स का भरपूर फ़ायदा उठाएगा आने वाले वक्त में और अपनी मईशत को पैरों पर खड़ा करेगा। चीफ अवामी स्टाफ का जो पैगाम कौम के लिए इस दिन आया है वो यही आया कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं, हाथों में महारत मौजूद है, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं। बड़े बुजुर्ग बता के गए थे कि जिन पहाड़ों पे आप हरियाली देखते हैं उनके नीचे पानी होता है और जो आप बंजर पहाड़ देखते हैं उनके नीचे ज़खायर ख़जाने होते हैं, सोने के, तांबे के, चांदी के। और आज मैं आपको बताऊं, इस माइंस और मिनरल्स की इंडस्ट्री में इतनी डेवलपमेंट और तरक्की हो चुकी है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह सेमी कंडक्टर्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू दुनिया में आज इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कि हम जब रेकोडिक के ऊपर आज से 5-6 सालों पहले प्रोग्राम करते थे तो हमें याद है हम कहते थे कि पाकिस्तान के हज़ारों अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं और हम सिर्फ इसका फ़ायदा उठा लें। हकीकतन फिर हमने देखा कि जुर्माना भी हुआ उसके ऊपर 11 अरब डॉलर का, जिससे हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी अनथक मेहनत की बदौलत जान तो बचा ली और फिर हमने बैरक गोल्ड को रेकोडिक दे दिया। इसके अलावा सैंडिक भी है, इसके अलावा KPK के अंदर बड़ी माइंस हैं। सवाल यह है कि आज जब मैं गूगल पर जाता हूँ और मैं ये सर्च करता हूँ माइन एंड मिनरल्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, तो सबसे पहले मुझे सूबों की वजारतों की वेबसाइट नज़र आती हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की वेबसाइट नज़र आती है, मिनरल विंग उसका नज़र आता है। फिर मुझे पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नज़र आती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर काम कर रही है, पेट्रोलियम डिवीज़न है उनका अपना एक। फिर मुझे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर मिनरल एंड माइंस डिपार्टमेंट नज़र आता है और फिर मुझे SIFC की वेबसाइट नज़र आती है। तो इससे एक कॉमन परसेप्शन और पहला इमेज जो मुझे मिलता है वो ये मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर इस डिपार्टमेंट और इस खाते के अंदर, इस वजारत के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सूबाई सतह के ऊपर भी, वफाक की सतह के ऊपर भी। और हकीकत यह है कि 76 सालों के बाद भी हम इस नेमत से अल्लाह की सही तरह फ़ायदा आज तक तो नहीं उठा पाए। आज हम देख रहे हैं कि SIFC ने एक लीडरशिप ली है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी कहते हैं कि आप या तो पुराने डिपार्टमेंट्स बंद कर दें क्योंकि पैरेलल काम कर रहे हैं, उनका भी काम वही है, उनका भी काम वही है और सब वो काम कर रहे हैं और कोई उसमें कामयाब अभी तक नहीं हुआ है। अब हम कामयाब हो जाएंगे, आमीन आमीन आमीन। पूरी उम्मीद यही है और अल्लाह से यही हम दुआ करते हैं कि हम इसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा है कि मादनी वसाइल निकालने में कामयाब हुए तो IMF को गुड बाय कह देंगे। तो यकीनन उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि एक बड़ी कामयाबी है, अगर हमें मिल गई तो हम यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है IMF को गुड बाय कहना। खरबों डॉलर के ज़खायर हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं। यकीनन आज के शो में मैं तफसीलन डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान माइंस और मिनरल्स के डिपार्टमेंट में आखिर कब इन ख़जानों से सही तरीके से फ़ायदा उठा सकेगा। क्योंकि मुझे वो बात कुछ दिनों पहले हमारे सामने से गुजरी थी जब सरफराज बुगटी साहब का ये एक बात थी, उन्होंने पुरानी कही थी कि जब सुई को उसका हक नहीं दिया गया तो सुई वाले एहतजाज करने तो निकलेंगे। तो जहाँ से भी ये डेवलपमेंट होती है, जहाँ से ये ख़जाने निकलते हैं, वहाँ मकामी तामीर का काम, तरक्की का काम बहुत ज़रूरी होता है। और सैडली मुझे दिल पे बड़ा पत्थर रख के कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तान में जहाँ ये मादनी ज़खायर मौजूद हैं, बलूचिस्तान एंड KPK, वहाँ पर एक दहशत गर्दी की फ़ज़ा भी है जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बड़ा मुतासर होता है। और आज इस SIFC की और इस पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब में, कॉन्फ्रेंस में ये कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान की लीडरशिप ने, जो कि काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। यकीनन बहुत अच्छा काम है, वेलकम करेगा हर पाकिस्तानी इस इक़दाम को, लेकिन ऑफ कोर्स इससे सही मानों में सही फ़ायदा उठाना बहुत बड़ा चैलेंज है। विल पाकिस्तान बी एबल टू डू इट आफ्टर 76 ईयर्स? आज ये सवाल मैं अपने मेहमानों से उठाऊंगा। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अदालतों के मामला, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने आज जानते हैं कि 9 मई को 700 दिन हो चुके हैं, मगर ताहाल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं। आला अदलिया ने भी आज फैसलों में ताखीर पर ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस निपटाने का हुक्म जारी कर दिया है। खुद सोचे, जब हमारे मुल्क में जेल में कैद साबिक वजीर आज़म हो और असीरान के केसेस पर फैसले सुनाने में इतना टाइम लग जाए, ट्रायल में इतनी ताखीर हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे में आम आदमी के केसेस पर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अदलिया से? क्या उनको वक्त पर इंसाफ मिलेगा?
मुल्क के निज़ाम अदल पर सवाल तो बनता है आज, और यकीनन इस सवाल को हम आज प्रोग्राम में भी उठाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी 9 मई के होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। उसके मुताबिक पंजाब में 9 मई के वाक़यात में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यकीनन नुकसान की उन्होंने जायज़ा रिपोर्ट तो पेश कर दी है, लेकिन हकीकतन ये फैसले में ताख़ीर से, इन केसेस में, इस जूरिस्प्रूडेंस में जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजह से मैं समझता हूँ ये नुकसान करोड़ों का नहीं है, अरबों का है। PTI के बाहर आप जानते हैं कि आज भी अलीमा खानम साहिबा, इमरान खान की बहन, यही कह रही थी कि अगर हमें मिलने ना दिया गया तो हम जो है यहीं बैठ जाएंगे। फिर रिपोर्ट्स यही आई हैं रिसेंट कि उनको हिरासत में ले लिया है, कुछ कारकुनान ने उनको भी हिरासत में ले लिया है। अंदर के इख्तलाफात PTI में मौजूद हैं। गौहर खान कह रहे हैं कि कोई हद तक कामयाब हो गए हैं गंडापुर और दीगर से इख्तलाफात ख़त्म करवाने के हवाले से, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे मेहमान। I'll start the discussion with महमूद मौलवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह खैर। आगे चल के हमें रफ़ीक रजवाना साहब ज्वाइन करेंगे, साबिक़ गवर्नर फ्रॉम PMLN। अहमद अवैस साहब एडवोकेट PTI के हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। महमूद मौलवी साहब, आपको मुबारक हो। आज SIFC ने बहुत बड़ा इकदाम आर्मी चीफ की लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, और यकीनन इसके बाद अब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस बेहतर करेंगे। मैं आपसे एक हिस्ट्री का सवाल पूछना पहले चाहूँगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान 76 सालों में अपने मादनी ख़जानों से फ़ायदा नहीं उठा सका जिस तरह उसको उठाना चाहिए था आपकी नज़र में? महमूद मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसकी जो वजह के 76 साल में नहीं उठा सका, देखिए ये पॉलिसीज़ के ऊपर है। और मैं ये कहूँगा कि आज भी SIFC ने जो किया है बहुत खुशाइन बात है, मगर देखिए हमें ब्यूरोक्रेसी को, रेड टेपिज्म ख़त्म करना पड़ेगा और क्लियर एंड कट पॉलिसीज़ आनी चाहिए, ताकि देखिए जो इन्वेस्टर आए उसको वन विंडो ऑपरेशन मिले। देखिए अगर इन्वेस्टर, चाहे वो मैं कहूँगा कि लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेनर हो, हम लोकल इन्वेस्टर को भी क्यों इग्नोर करते हैं? हमारे पास इतने लोकल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको वन विंडो मैं कहूँगा कि दिया जाए और पॉलिसी हो, और उनको भी इनकरेज किया जाए कि देखें माइंस एंड मिनरल्स में इतना पोटेंशियल है, इसके ऊपर अगर देखें ना लोकल्स को भी कोई इंसेंटिव दिया जाए, और स्पेशली उन इलाके के लोगों को, ताकि देखें वो लोग भी डेवलप करें जो इन माइंस के हकदार भी हैं। देखिए ना, अगर उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर, मैं कहूँगा चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो, अगर वहाँ के लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि जी अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट करके अगर ये डेवलप करना। देखें इसमें बहुत सी चीज़ें जा रही हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, चाइना जो है सब में बड़ा बायर है क्रोम का। आज क्रोम जा रहा है, आयरन ओर भी जा रहा है, बहुत से जो है ये ओर्स और मिनरल्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे मिनरल्स हैं। और इसके ऊपर जो है मेरा कहना ये होगा कि गवर्नमेंट को एक जो है ना, एक इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहूँगा, मगर मैं कहूँगा कोई एक इदारा जो भी किसी को नॉमिनेट करे कि लोगों को वो एडुकेट कर सके, लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ सके। देखिए आज से कई साल पहले चावल एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रहा था, आज जो है तकरीबन 2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों को एक्सेस मिलता गया, लोगों को जो है इंफॉर्मेशन मिलती गई। हम इंफॉर्मेशन सिर्फ बड़े लोगों तक ना रखें, छोटे एक्सपोर्टर्स को भी इंफॉर्मेशन दिया जाए और छोटे एक्सपोर्टर्स को भी इनकरेज किया जाए। जो 2 कंटेनर क्रोम एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी इनकरेज किया जाए, जो पूरे जहाज करे उसको भी इनकरेज किया जाए। देखिए जब तक आप सबको एक ही उससे नहीं देखेंगे, और मैं बैंक्स के लिए भी कहूँगा कि बैंक्स छोटे इन्वेस्टर्स को जो है फाइनेंसिंग करें। बदकिस्मती से ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स को बैंक्स भी फाइनेंस कर देते हैं, करेक्ट, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और छोटे आदमी को बैंक के भी वो जूते घिस जाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए। और क्या यही वजह है, क्या आपकी रिजर्वेशंस जो हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात आपने सामने रखे, क्या यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान में जहां बड़े पैमाने पे मादनी ज़खायर हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी एक मौजूद है? सर क्या यही वजह है? बिल्कुल यही वजह। देखिए उनको आप डिप्राइव नहीं कर सकते ना, देखिए उनको भी तो आप इनकरेज करें ना। आप मुझे बताएं हम उनको इनकरेज क्यों नहीं करते?
कि जी वो एक्सपोर्ट करें, उन्हीं के लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, उन्हीं के लोगों को हम सिखाएं। अगर केपीके से है तो व्हाई नॉट फ्रॉम केपीके, व्हाई नॉट फ्रॉम बलूचिस्तान? लेकिन हम उनको इनकरेज क्यों नहीं करते? और हम उनको क्यों नहीं कहते? महमूद साहब देखा जाए तो हम अपनी माइनिंग को भी प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और लेवल्स पे नहीं लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल महमूद साहब, मैंने भी कुछ माइंस को विजिट किया तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे ऑफ कोर्स चाइनीज कंपनीज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में माइनिंग में इंटरेस्टेड होती हैं। वो जब माइनिंग करती हैं तो वो बड़े बड़े ब्लॉक काट के ले जाती हैं चाइना अपने साथ। कुछ मेरे दोस्त एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा कि अगर इन ब्लॉक्स को खोला जाए और इनके अगर देखा जाए कि इनके अंदर कितने वसाइल मौजूद हैं, कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो शायद जिस रेट पे हम ये बड़े ब्लॉक बेच रहे हैं उसकी कीमत 10, 15, 20 गुना ज्यादा हो जाए। बट सैडली वो एक्सप्लोरेशन हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं होती है, रॉक्स प्रॉपर खोले नहीं जाते हैं, पूरे पूरे बड़े बड़े ब्लॉक्स चले जाते हैं बाहर। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान माइनिंग और मिनरल्स के खाते में सीरियस है? एंड व्हाई डू आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा वन विंडो ऑपरेशन। सर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माइंस एंड मिनरल्स के कुछ दर्जनों डिपार्टमेंट्स हैं, दर्जनों हुकूमत के अंदर अथॉरिटीज बनी हुई हैं और वो अपना अपना काम कर रही होती हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को भी इख्तियार मिल गया है, जिसकी वजह से एक बड़ी कंफ्यूजन है और इन्वेस्टर यही सोच कर डर जाता है। अब आप ये मुझे बताइए कि अब जब हमारे सिपा सालार की सरबराही में SIFC ने इकदाम लिया है, आप कितने पुरुम्मीद हैं सर? देखिए, मैं काफी पुरुम्मीद हूं कि इसके ऊपर जो है काम होगा और एक्सपोर्ट्स भी होंगे। मगर फिर भी मैं कहूंगा SIFC को भी ये जो भले सूबों को 18वीं तरमीम के बाद मिला हुआ है, सूबे भी देखे ना एक इदारा बनाए। आप लोगों को कंफ्यूजन का शिकार ना होना नहीं चाहिए। अगर माइन एंड मिनरल्स को हम डेवलप कर रहे हैं तो सारे, भले KPK में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में, उन सूबे के अंदर भी एक डिपार्टमेंट होना चाहिए ना। बिल्कुल। और मैं फिर कहूंगा कि छोटे लोगों को भी आप देखें ना, इधर ये है कि वो कहते हैं कि जी माइन एंड मिनरल्स का काम है। देखिए, बड़े बड़े जो है अलॉटमेंट्स और बड़े बड़े लीजेस सिर्फ बड़े लोगों को हो रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स को हो रहा है। व्हाई नॉट वी गो टू द डाउनस्ट्रीम? बिल्कुल ठीक। देखिए, जैसे आपने कहा ब्लॉक्स क्यों जाने दे रहे हैं, हम उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करें, उसके अंदर क्या क्या मादनियात है उसको देख के एक्सप्लोर करें तो हमको 10 गुना ज्यादा कीमत मिलेगा। बिल्कुल ठीक सर। अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है फ्रॉम PTI। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके लिए जज़ाकल्लाह खैर। सर आपसे जो मैं आज इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना चाहता हूं अहमद साहब, वो है ऑफ कोर्स 4 माह का वक्त, 9 मई के केसेस को ट्रायल कोर्ट को दिया गया है कि वो मुकम्मल कर लें जल्द अज जल्द। 4 महीने का उनका टाइम मिला है उनको। एक आम आदमी अहमद अवैस साहब ये सोचने पर मजबूर होता है कि जब रियासत पे हमला हो रहा है, 9 मई जैसा हमला हो रहा है और तमाम तर वसाइल बरूए कार लाकर केसेस बनाए जा रहे हैं, तखमीना लगाया जा रहा है कितना नुकसान हुआ, 19 करोड़ का, 20 करोड़ का, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन स्पीडी जस्टिस कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जब इतने हाई प्रोफाइल केस में इंसाफ वक्त पे नहीं हो रहा है, जिसके अंदर एक साबिक वजीर आजम भी जेल के अंदर है, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूं, एक आम आदमी सोचने पर मजबूर होता है अहमद साहब कि हम कहां खड़े हैं, निजाम अदल कहां खड़ा है। और एक आम आदमी को इंसाफ के लिए 20-25 साल कम से कम निकाल के ही अदलिया की तरफ जाना होगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है और क्या आप समझते हैं कि ये अच्छा फैसला है या आपकी नजर में ये गलत फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये तमाम फैसले जो है ना, ये कॉस्मेटिक अंदाज है कि जैसे एक मेकअप करके आप खूबसूरत शक्ल बना के सामने आ जाएं और कहें कि जी बस बहुत खूबसूरती है, सब कुछ ठीक है। बात यह है कि जो हम ना तो किसी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं और ना उसको हल करने के लिए एक बाकायदा हिकमत अमली बनाते हैं। अब ये लोअर जुडिशरी को ये तो कह दिया कि आप जी 4 महीने में ये तमाम फैसले लोअर कोर्ट्स के जो हैं वो ख़त्म किए जाएं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वहाँ पे जजिस के मुकाबले में जो केसेस हैं उनकी भरमार इतनी ज़्यादा है कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है एक जज का कि वो एक दिन के अंदर 150-200 केसेस जो है उनकी समाअत करे और फिर उनके फैसले भी लिखे। और अब क्या होगा कि वो डिस्पोजल के अंदर जस्टिस कहते हैं ना कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बेरिड, वो ये होगा। और गरीब आदमी आगे भी पिसता चला जा रहा है, अब भी पिसता चला जाएगा।
कोई पुरसान हाल नहीं है उसका। फिर तो नुकसान ये लोग हो रहा है। बोलेंगे सर पीटीआई वालों का केस अगर उनमें ताखीर होती है तो वो कहते हैं ताखीरी हरबे। अब जब चीफ जस्टिस ने बोल दिया 4 महीनों में तो कह रहे हैं तो स्पीडी जस्टिस है फिर ना, यानी आप हर सिचुएशन में नाखुश हैं। मैं आपको बताने लगा हूं ना, देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहां पे जरूरत है, मसलन आपने हवाला दिया, आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात की, आप देखिए कि इमरान खान के ऊपर जो केस है, पहले तो केस जैसा कैसे भी हुआ फैसला कर दिया उन्होंने, सजा सुना दी, अपील दायर हुई है। अब अपील दायर हुई है तो ये कोई फैसला कोई सजाए मौत का कैदी तो नहीं है। अपील दायर हुई है तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो होनी चाहिए थी कि आप सेंटेंस करके सस्पेंड करते और वो जेल से बाहर आ सकते थे, अगर जो मुख्तलिफ केसेस में उनको अंदर रखा हुआ है। इसी तरह से उनको अपील की समाअत फौरन फिक्स की जाए, वो नहीं हो रही। वहां पे कोई नहीं कहा जा रहा कि जी देर हो रही हो या ये होना चाहिए, ये फलां है, वहां पे कुछ मसला नहीं है। इसी तरह से नीचे जो है लोग जो है वो जुडिशरी से मुतनफर होते जा रहे हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि आज़ादी खत्म हो गई है, सलब हो गई है जुडिशरी की, और जजेस जो हैं वो अब आज़ाद फैसला करने के अहल नहीं रहे हैं, और वो इस किस्म के जजेस लगा दिए जा रहे हैं और इस किस्म के एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिए कि जहाँ पे एजेंसियां जो हैं वो जजेस को हरासा भी करती हैं और अपने काम भी करवा रही हैं। तो क्या होगा कि लोग कानून अपने हाथ में पकड़ने लग पड़ेंगे और लग पड़े हैं। ये खतरनाक सूरत है। अनारकी का दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे अनारकी पैदा हो चुकी है। ये खतरनाक स्टेप है कि लोग अपने मामलात खुद डिसाइड करने लगेंगे, मार कुटाई शुरू हो जाएगी ज्यादा। सुना है सर वो अडियाला के बाहर भी कुछ मार कुटाई हुई है, अलीमा खानम साहिबा को भी हिरासत में लिया गया है, कुछ कारकुनान भी आपके हिरासत में। क्या फर्क पड़ता था बताइए कि जेल में एक आदमी है, वो अडियाला को उठा के ले जाएगा कहीं पर? वहां पे अगर कोई जाके लोग मिल रहे हैं या वहां पे किसी ने बात कर दी है तो जाके मिलना तो उन्हें नहीं है, जो आप इजाजत देंगे वो मिलेंगे, और तो कोई जा नहीं सकता वहां पर। वो इतने अंदर सूरत हाल है। अलाउ मी सर, वो रफ़ीक रजवाना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमद साहब आपकी इजाज़त से मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। रफ़ीक रजवाना साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपके लीडर की क़यादत में आज SIFC ने एक बड़ा कदम उठाया है। मैं रफ़ीक साहब आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, सीनियर लॉयर, गवर्नर, पॉलिटिशियन, पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत में गुजार दी है। मेरा आपसे बड़ा एक बचकाना सवाल है सर कि 76 सालों में पाकिस्तान अपने माइंस और मिनरल से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सका? क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में, और आज आप क्यों समझते हैं कि हम अब सही डायरेक्शन में, अब हम इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे? आपका सवाल बता सकीजिए सवाल है कि 76 साल फायदा नहीं उठा सके और अब समझ आइए तो आप उठाने जा रहे हैं, इससे मजीद कोई वजाहत की जरूरत है? आपकी नजर में क्या कोताहियां थी, कुछ गलतियां थी सर? आपने बहुत कुछ देखा है, आप बोलना नहीं चाह रहे। गुजारिश ये है कि 76 सालों में कोई किसी का कुछ क्रेडिट बनता है, किसी का कोई क्रेडिट बनता है, किसी का कोई डीमेरिट बनता है, किसी का कोई डीमेरिट बनता है, ठीक है ना। कि माइंस के इशू पे ये तो बड़े अरसे की बात है कि पाकिस्तान के जो जेरे जमीन सोना दफन है, सोने से मुराद है कि सोने जैसी कीमती धातें, ठीक है ना जी? जी। तो मैं बलूचिस्तान को इंटीरियर जानता भी हूँ, मैं डिफेंस कमेटी का सेनेट में मेंबर भी था, तो हमें इंटीरियर बलूचिस्तान का, गवादर का, उर्मारा का, ये सारा इलाका दिखाया गया। तो मुझे अब भी याद है कि वहाँ पे उन्होंने जो सकाफत दिखाई और उन्होंने जो वहाँ कारोबार दिखाया, एक टैबलो बच्चों ने पेश किया, तो या वो मछली पकड़ने का जाल बुन रहे थे या कश्तियाँ बना रहे थे। सबसे बेस्ट चीज जो नजर आई वो कपड़े जो है ना उन पे कढ़ाई हो रही थी, ठीक है जी। तो वहाँ पे मुझे याद है कि हम लोगों ने ये कहा कि उस जमीन पे, जिस जमीन के अंदर खरबों की मालियत का सोना और चीजें हैं जिनको अगर निकाला जाए तो पूरे पाकिस्तान को फीड कर सकते हैं, उसकी जमीन के ऊपर बैठ के ये लोग ये छोटा छोटा काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब बलूचिस्तान ही को एक्सप्लोर किया जाए जी सर, तो बलूचिस्तान को एक्सप्लोर कर ले, KPK को एक्सप्लोर कर ले, और बड़ी चीज जगह है, इस पर काम नहीं हुआ। और फिर अभी बात हो रही थी माइनिंग की, माइनिंग पाकिस्तान में हो रही है, माइनिंग मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा कोयले की हो रही है, ठीक है ना जी।
जो ज्यादा ये पावर हाउसेज में इस्तेमाल हो रहा है, उसमें अपना ब्रिक भट्ठों में इस्तेमाल हो रहा है या कोई और चीजों में इस्तेमाल हो रहा होगा। अब ये एक स्टेप जो हुकूमत ने उठाया है, ठीक है ना जी, जी। तो मैं तो कहता हूँ कोई भी हुकूमत हो, सपोज ये स्टेप इमरान खान साहब की हुकूमत होती और उसने उठाया होता, मैं तो जरूर अप्रिशिएट करता, ठीक है, क्योंकि वे मेरे मुल्क की बात है, मेरे मुल्क को तरक्की देने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। अब मैं अगर खुदा ना खास्ता मेरा ताल्लुक पीटीआई से हो और मैं कहूँ ये तो मियां शहबाज शरीफ ने उठाया है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत ने उठाया है, ये तो बहुत गलत है, ये मिल गए हैं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त नहीं रहा। जो पॉजिटिव बात है उसको पॉजिटिव कहें और जो नेगेटिव बात है चाहे मैं करूं या कोई और करे उसको जरूर क्रिटिसाइज करना चाहिए। और इस वक्त जो SCIFC जो है उसके तहत ये काम हो रहा है। आप ये देखें, मैंने थोड़ा सा वो टीवी पे देखा है सर, बड़े बड़े मुल्कों के नुमाइंदे आए हुए थे, आपका क्या ख्याल है? वैसे आ गए, उनको इनवाइट किया गया, आप शोकेस कर रहे हैं अपने मिनरल्स को, उस पर रिसर्च चाहिए। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उसमें, मेरा ख्याल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे थे वो तादाद बहुत थोड़ी थी कि हमने बलूचिस्तान से 27 नौजवानों को भेजा है जो मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ माइंस के कोर्सेज और ट्रेनिंग होती है वहाँ हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो बल्कि मैं तो अपने बलूचिस्तान के नौजवानों से ये गुजारिश करूंगा, 10% गुजारिश करूंगा कि अपने हकूक के लिए आपका लड़ना बाज़ जगहों पे जायज, और जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है वहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि मासूम शहरियों को की जान लेना जो है हकूक की आवाज़ है, या वो भी जो है ना दहशतगर्दी तो है ही है। तो उनको चाहिए नौजवानों को इन फील्ड में आगे जाएं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पता नहीं कितने हजार स्टूडेंट्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शायद वो चाइना भेज रहे हैं, जो मैं टीवी पे सुना है। तो ये चीजें हैं, इससे एनकरेज होना चाहिए। अगर हम हर वक्त ही पाकिस्तान की और मौजूदा हुकूमत की या जो भी अच्छा काम करे उसकी हम तस्वीर काली पेश करते रहे तो मेरा ख्याल है हम अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम पाकिस्तानी होने का भी सबूत सही नहीं दे रहे और हम हुब्बुल वतनी का भी सही सबूत नहीं दे रहे। और कुछ अगर हम साफ़ी सवाल भी करें तो वो तस्वीर काली हो जाती है सर? क्या जी, साफ़ी अगर सवाल भी करे तो तस्वीर काली बन जाती है सर? नहीं, होती नहीं है। सहाफ़ी जो है ना, माजरत के साथ, सहाफ़ियों का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आप अदा कर रहे होते हैं। शुक्रिया सर। मगर मेरी एक गुजारिश ये होगी कि उस तस्वीर को काला करने से पहले उसके जो रोशन पहलू है वो अलहदा रख ले, ताकि सारी तस्वीर काली ना हो। नहीं, आपके आने से पहले मैंने तो पूरी कौम को मुबारकबाद दी है और तारीफें की हैं। आप थोड़ा सा लेट आए सर। महमूद मौलवी साहब, आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, आप उसको कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं आने वाले वक्त में? PTI के जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से जैसे इमरान खान की बहनें आज मिलने गई, मिलने नहीं दिया तो मेरा अडियाला के बाहर एहतजाज करने लगी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया गया। जिस तरीके से अदालती कार्रवाई चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि 4 महीनों के अंदर ATC कोर्ट जो है वो जल्दी से फैसला सुना दें। आपकी नज़र में PTI के मौजूदा हालात, अंदरूनी इख्तलाफात भी सामने हैं, योर व्यूज ऑन इट महमूद मौलवी साहब? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर जो है निज़ाम अदल में मेजर चेंजेस करनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैं कहूँगा जजेस की तकरीरी बहुत सारी बहुत और होनी चाहिए और मेरिट पे होनी चाहिए। उसकी वजह है कि जिस मुल्क में निज़ाम अदल सही नहीं होगा ना, वो मुल्क तरक्की करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये चाहे कोई भी पार्टी हो, निज़ाम अदल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी को अगर आप सही कर देंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक सर। अब जहाँ तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक को ऊपर ले जाने के लिए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, मैं ये कहूँगा कि PTI के साथ भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि बैकडोर जो है मीटिंग्स भी हो रही हैं और कुछ नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि इस वक्त PTI के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी खड़े हो गए जो कि होने नहीं चाहिए। उसकी वजह देखें ना, आज जो आप मैसेज देखें, जो सेक्रेटरी जनरल है वो जो है चेयरमैन के अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं, कोई किसी के अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर ये देखें ना, ये जो है ये इमेच्योरिटी है जो कि मैं कहूँगा PTI को डैमेज कर रहा है और जो है लोगों में
लेकिन लोगों में बड़ी उम्मीदें थी कि जी ये नए लोग आएंगे। देखिए अब मगर हो क्या रहा है कि इस वक्त हर आदमी माइलेज लेना चाह रहा है पीटीआई में, और खान साहब के केसेस में आप, मैं बता रहा हूँ ना कि आज जो 9 मई के केस का था उसमें तो वकला पहुंचे ही नहीं थे, पीटीआई के वकला नहीं पहुंचे थे जो जजमेंट हुई है, जिनके वो जज ने जब कहा कि जी इसको तफ्तीश किया जाए। आप पूछे ना, मेरे भाई ओवैस साहब बैठे हैं कि पीटीआई के तो वकला वहां नहीं पहुंचे थे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट? तो इन चीजों को देखें, इनको ये आपस के इख्तलाफात खत्म करने चाहिए और जो है इसको जो है मेच्योरिटी का मुजाहरा करें, आपस के इख्तलाफात खत्म करें और बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ पॉलिटिकल, देखिए पहली चीज तो मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के चीजों को सेटल करें। और अगर, क्योंकि जैसे इनका पीटीआई का कहना है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं करना चाहते हैं फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम, किसी ना किसी के साथ बैठ के इसको देखें, इन चीजों को हल करना पड़ेगा और स्ट्रीट के ऊपर आके इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मौलवी साहब आपके एस्टेब्लिशमेंट से करीबी रवाबित हैं, क्या आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब चाहती है कि इस्तेहकाम आए और ये खत्म हो सारा मामला? देखिए व्हाई नॉट, एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है। देखिए मैं अभी 2 दिन के अंदर में अमेरिकन सफीर से भी मुलाकात मेरी हुई, मेरी और लोगों से भी मुलाकात हुई, मैं इस्लामाबाद में था, और वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नेसेसरी, मगर उन्होंने बड़ा क्लियरली मुझे कहा कि ये जो तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका आएगा और इंटरफियर करेगा, अमेरिका इंटरफियर नहीं करेगा। ये मैंने बाकायदा, मेरी कोई 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग रही है जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, जिसमें इमरान इस्माइल साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि देखे हमारे यहाँ देखे ना एक्सपेक्टेशन होते, पहले तो हम चाहते हैं कि जी अमेरिका क्यों आए। देखे जैसे मैंने कहा, पहले निज़ाम अदल को सब पार्टीज मिलके जो है इसको मैं चेंज नहीं कहूंगा मगर मेजर चेंजेस इसमें चाहिए कि जी केसेस इतने दिनों में हल होना चाहिए। और जो अभी चेंजेस किए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम कहती है ये कौम? देखिए उसमें देखिए अगर देखिए ये वन साइडेड चेंजेस नहीं होने चाहिए, इट हैज टू बी चेंज विद कंसेंट विद एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। देखिए वन साइडेड नहीं, विद एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। वैसे जो आपकी मुलाकात थी फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के साथ, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से थी, कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर एक नई जमात आने वाली है। नहीं देखिए हमको कोई नहीं कहा जा रहा है, देखिए कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं हो रही है। पीटीआई तो खुद ही अंदर से देखे ना वो डिस्प्यूट है। आप मुझे बताएं जो इस वक्त नए ओहदेदार बैठे हैं जी सर, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो तो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए, जो नजर आ रहा है। तो आप फिर पुरानी यादें ताजा करने के लिए बैठे थे आप फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल साहब के साथ? जी मैं बिल्कुल नहीं, मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, बिल्कुल मैं इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी साहब के साथ बैठा, औरों से भी मेरी मुलाकात हुई है। और मेरी जो है ब्रिटिश जो है एम्बेसडर की पॉलिटिकल अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई आपकी सर? जो अमरीकी वफ्द एक आया हुआ था जो कहा रहा है, कहा जा रहा है नहीं मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मगर मेरी अमरीकी पॉलिटिकल साइड को जो देखते हैं, जो कि इस वक्त डिप्टी एम्बेसडर है, उनसे मुलाकात हुई। चलें, अहमद अवैस साहब, बहुत सारी बातें महमूद मौलवी साहब ने कह दी हैं। जो पीटीआई अंदरूनी झगड़े खत्म नहीं कर पा रही, वो बैरूनी झगड़े कहाँ खत्म करेगी? और जो बातें उन्होंने की, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट। गो अहेड अहमद साहब। देखिए जो बातें की हैं मौलवी साहब ने, इसमें भी बड़ी दर्द से बातें की हैं और इसके अंदर बात हैं, और साथ साथ जब बातें निकल जाती हैं तो बहुत सारी होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है ना, देखिए एक बात आप भी निकाल दें आज, जब पार्टी किसी क्राइसिस में आती है और उस क्राइसिस में निपटने के लिए जिस मैच्योरिटी का, जिस परसिवियरेंस का और जिस तदब्बुर का मुजाहरा करना होता है और जिस दलेरी का मुजाहरा करना होता है, वो अगर उसके साथ मैच ना करे तो फिर क्राइसिस बढ़ जाती है। यही सूरत हाल इस वक्त हमें नजर आती है उसके अंदर। लेकिन उसमें एक जो है वो खुशाइन बात यह है कि सारी जो लीडरशिप आपस में, जैसे कि अगर कहीं मुखालफत नजर भी आती है, लेकिन इमरान खान के हद तक तमाम जो हैं वो इकट्ठे हैं और एक हिकमत अमली जो है उनके बनाने। देखिए डायनेमिक्स जो है ना, पाकिस्तान की सियासत हमेशा ऐसी रही है कि वो डायनेमिक्स जो हैं वो खुद ब खुद अजीब अंदाज में डेवलप होते हैं यहाँ पर।
यहाँ पे आप इंसान सोचता कहीं से कहाँ चलता है और वो क्या से क्या उसमें डेवलपमेंट होती चली जाती है, क्योंकि इवेंट्स जो हैं वो इतने तेजी से उभर के सामने आते हैं और उनके जो डायनामिक्स से बनते हैं तो वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं और वो एक रास्ता भी अपना उस्तवार करते चले जाते हैं। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ हुकूमत जो है वो एक तरफ खड़ी है, आवाम जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ है। कोई उनका आपस में कोई उनकी नुमाइंदगी का तसव्वुर भी नहीं है कि ये हुकूमत जो है ये किसी एतबार से आवाम की नुमाइंदगी कर रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो एनार्की जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे बड़ी तेजी के साथ, और उस जो जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है वो है कि जो अफगानिस्तान के और बलूचिस्तान और केपीके के बॉर्डर के साथ साथ जो कुछ हो रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये इनके बस इनके इस्तात से ये बियॉन्ड है इस हुकूमत के। इनमें वो कॉम्प्रिहेंशन, वो सूझबूझ और वो तदब्बुर नजर नहीं आता कि वो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और ये सूरत जो है जिस तेजी से बढ़ रही है, मुझे बहुत अंदेशा है कि अफगानिस्तान के ये डिस्टर्बेंस जो है ये मजबूर कर देगी इंडिया को कि वो बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर फौजें लेकर आए और कश्मीर का डिमांड कर देंगे जैसे उन्होंने शुरू किया हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच एडवोकेट अहमद अवैस साहब, आपने बड़ी खतरनाक सिचुएशन की तरफ निशानदेही की है। बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब खैर करे। आज हर कोई माइंस एंड मिनरल्स को डिस्कस कर रहा है, मादनियात की बात कर रहा है, और यकीनन मैं और आप इतने एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि जब बात होती है माइन एंड मिनरल्स की तो बहुत सारी स्टडीज, जियोलॉजी, मिनरल इंजीनियरिंग, बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट का बोलना इसके ऊपर बहुत जरूरी होता है ताकि वो बेहतर रहनुमाई आपकी और मेरी कर सके। इसलिए हमने गुजारिश की है, हमें ज्वाइन किया इस वक्त अब्दुल हन्नान साहब ने, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, जियो साइंटिस्ट हैं, और कुछ देर में साबिक MDPPL हमें ज्वाइन करेंगे, कर चुके हैं। मोइन रजा खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक CEO एंड MDPPL। 40 साल का आपका एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, एडवाइजर रहे हैं कंसल्टेंट गवर्नमेंट के भी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब एंड बहुत बहुत शुक्रिया मोइन रजा खान साहब। आई विल स्टार्ट द डिस्कशन विद मोइन रजा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। पाकिस्तानी एक आम सवाल पूछ रहा है सर सबसे, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप इसके ऊपर बेहतर रोशनी डालेंगे। हम 76 सालों में अपने मादनी खजानों से फायदा क्यों नहीं उठा पाए, और अब क्या आपको उम्मीद है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन और अब हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे? मोइन रजा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। देखें, पाकिस्तान का तकरीबन 1/4 एरिया जो है ना वो ऐसा है जिसमें मिनरल्स हैं, तो हर किस्म की मिनरल्स हैं। 76 साल में फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया? इसलिए कि इंडस्ट्री जैसे चलती है इंडस्ट्रियलाइज तरीके से काम ही नहीं हुआ, छोटे छोटे माइन ओनर्स काम करते रहे। पाकिस्तान में 2 माइंस हैं जो कि इंडस्ट्री के तरीके से चली हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइज तरीके से चलती हैं। एक सेंदक जी MCC कर रही है, और इसी तरीके से MCC वाले धुद्धर जो है बेला के पास जी, वहां से लेड और जिंक निकाल रहे हैं और सेंदक से कॉपर निकाल रहे हैं, उसमें कुछ गोल्ड भी है। अब ये रेकोडिक वाला प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया है, इंशाल्लाह 3 साल में इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। आमीन। तो ये है सूरत हाल। अब एक्सेलरेट तो हुई एक्टिविटीज, बहुत सारी कंपनीज इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में। चागी का एरिया जो कि कॉपर से और मोलिब्डेनम और गोल्ड से इन तमाम एंटीमनी है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, निकल है इसके अंदर, कोबाल्ट है इसके अंदर, और बहुत सारी मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तो अब इस चागाई का एरिया तो तकरीबन ऐसा समझ लें कि बहुत सारी कंपनियों ने इसमें एकरेज या ब्लॉक्स एक्वायर कर लिए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अब ये कंपनीज जो है वो अब सीरियसली प्रॉपर तरीके से, जैसे कि इंडस्ट्री चलती है और माइनिंग की, उस तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह। आज इस सिलसिले में हाउ ऑप्टिमिस्टिक मोइन साहब आर यू करंट सिनेरियो से? करंट सिनेरियो से देखें, रेकोडिक जो है वो एक इम्पेटस प्रोवाइड तो करेगा, क्योंकि बैरिक गोल्ड जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है कॉपर एंड गोल्ड में। दुनिया भर में इनकी बड़ी, मैं खुद इनकी एक माइन विजिट कर चुका हूँ डोमिनिकन रिपब्लिक में, जहाँ से ये गोल्ड निकालते हैं। इनकी नेवाडा में USA के अंदर माइंस हैं, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में, चिली में है इनकी। तो ये बैरिक गोल्ड पाकिस्तान में काम कर रही है। पाकिस्तान में जो ये कॉपर रेकोडिक का जो जखीरा है
कॉपर और गोल्ड का ये दुनिया का 5वां बड़ा जखीरा है। तो सीरियसली काम कर रहे हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, इनकी सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो गई है, जिससे पता लगता है कि तकरीबन 36 साल तक की प्रोडक्शन होगी इंशाल्लाह इससे। आमीन 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 इंशाल्लाह। अल्लाह में सर, तो क्योंकि एक कंपनी अगर काम कर रही है तो फिर इसका मतलब है जो बाकी कंपनी जिन्होंने ब्लॉक एक्वायर किए हैं उनको भी दे विल हैव टू फॉलो द सूट। बिल्कुल ठीक मोइन साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि अब्दुल हन्नान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं। हन्नान साहब, सेम क्वेश्चन गोज टू यू। 76 ईयर्स जो हम अचीव नहीं कर पाए हैं, क्या अब हम अचीव कर लेंगे SIFC की लीडरशिप में, और प्रॉब्लम्स क्या है? आपका एनालिसिस सर। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। आपको बताते चलूँ, माइनिंग और मिनरल एक्सप्लोरेशन एक ऐसा बिजनेस है, जैसे कि मोइन रजा साहब ने बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ऑयल एंड गैस सेक्टर में, मादनियात में उतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी की देनी चाहिए थी। हमारे पास सैंडा का प्रोजेक्ट है, ये रिकोडिक का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होना है, दुदर का प्रोजेक्ट है, या थरकोल का प्रोजेक्ट है, या हमारे पास वजीरिस्तान में मोहम्मद खिल कॉपर प्रोजेक्ट है। इन 4 प्रोजेक्ट्स के अलावा हम लोग माइनिंग में बहुत पीछे थे। उसमें 2 चीज़ें हैं, 2 वजूहात हैं। एक तो था टेक्नोलॉजी का ना होना, क्योंकि माइनिंग को रॉ मटेरियल को निकाल, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी, प्रॉपर प्लानिंग, क्योंकि माइनिंग इटसेल्फ इसमें एक्सप्लोरेशन फेज़ है, डेवलपमेंट फेज़ है, ड्रिलिंग है, प्रॉस्पेक्ट एवेल्यूएशन है, फिर डेवलपमेंट फेज़ है, उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेसिंग वाला एक एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें दुनिया में भर में जब इस ऐसे मिनरल समिट्स होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, तो उससे हमें चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। अब ये 2 दिन का इवेंट है, और जो SIFC ने एक रोल अदा किया है, एक बिजनेस पोर्टफोलियो दिया है, मिनरल पॉलिसी को हार्मोनाइज किया है। इसी तरह हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन एक्ट है, उसके ज़रिए इन लोगों को इकोनॉमिक फ्री कॉरिडोर प्रोवाइड किया, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, रिबेट इन टैक्सेशन। तो अब जो खुश आइन बात है कि अभी आज मिनरल समिट में हमने देखा कि हमारी जो लोकल कंपनीज हैं उन्होंने एक डिस्कवरी भी की है, NRL ने कॉपर की। इस तरह मारी एनर्जीज है, उनके 4 से 5 लाइसेंसेज, FWO बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो रिकोडिक के साथ, रिकोडिक की जो एक लीज है वो तकरीबन 194, इसमें इन्होंने जो इनकी रिपोर्ट में पब्लिश है 15 छोटे छोटे पॉर्फरीज आइडेंटिफाई किए हैं। अभी ये 5 को डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये रिकोडिक दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर डेवलप कॉपर का प्रोजेक्ट है, जो कि जिस पे इतनी ज़्यादा उसको फोकस नहीं दी गई। तो अगर 5 पॉर्फरीज की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 37 सालों में $73 बिलियन है। तो अब हमारे साथ जो दूसरी कंपनीज आ गई हैं पाकिस्तान की, इंडिजीनियस कंपनीज, या फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आते हैं, सऊदी मादन है, ऑस्ट्रेलिया से रियो टिंटो या BHP आती है। तो ये एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी होगी मिनरल साइकिल में, मिनरल इन्वेस्टमेंट में और प्रॉस्पेरिटी में। मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, कनाडा में काम किया। जो माइनिंग कंपनीज हैं, ग्लोबली जो माइनिंग मॉडल है अब वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें बैरिक गोल्ड ने, और आपको एक चीज़ बताता चलो, हमारे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसका बहुत रोल है। अभी OGDC, PPL, मारी एनर्जी और PPL की एक अपनी सब्सिडरी थी, बोलान माइनिंग एंटरप्राइजेस। तो नाउ दीज बिग गन्स आर इन्वेस्टिंग इन द मिनरल सेक्टर, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा साइन है इस अच्छी प्रॉस्पेरिटी के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो जिस तरह आप कह रहे हैं, और मैं सब पाकिस्तानी आपकी बातें सुनते हुए आमीन 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 कहते रहे मेरे साथ। ये बताइएगा मोइन खान साहब, पाकिस्तान में आज मैं अगर गूगल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, तो मुझे सूबाई मिनिस्ट्रियाँ नज़र आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंदर माइंस एंड मिनरल नज़र आता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर माइंस और मिनरल नज़र आता है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक और नज़र आता है, फिर जाके मुझे गूगल पे SIFC नज़र आता है। जो पाकिस्तान में इतने सारे पैरेलल माइंस और मिनरल्स के इदारे काम कर रहे हैं, और एक तरफ SIFC भी काम कर रहा है, डू यू थिंक कि ये काम बेहतर तरीके से हो सकता है? बहुत सारा टैक्स पेयर का पैसा बचाया जा सकता है, और माइंस और मिनरल में जो इतने सारे लोगों के इंटरेस्ट है उनको ख़त्म किया जा सकता है। मोइन रजा खान साहब। हन्नान साहब ने फिर तफसील से पाकिस्तान में मिनरल्स की जो इंडस्ट्री उसके बारे में इन्होंने बताया। वजीरिस्तान में जो FWO वाले काम कर रहे थे, थरकोल का है। लेकिन असल में देखें, ये मिनरल जो है, ये प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में रहा है कि मिनरल जो है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ऑयल एंड गैस जो होता है वो तो फिर भी एक फेडरल सब्जेक्ट है, और इसी वजह से बहुत उसके मैच्योर पॉलिसीज हैं, मैच्योर सारी चीज़ें हैं। एवरीथिंग इज is written in the form of rules and policies. मिनरल्स के साथ ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर प्रोविंस की अलग से
क्या कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अगर अब SIFC असल में इसमें जो रोल प्ले कर रही है ना, वो बिल्कुल वही कर रही है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है। इस तरह जैसे मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल तो फेडरल लेवल के ऊपर नहीं है, लेकिन SIFC वो रोल प्ले कर रही है बेसिकली। अब्दुल हन्नान साहब, आपकी नजर में ये पैरेलल इदारे जो इतने सारे हैं SIFC के, क्या इनको खत्म हो जाना चाहिए ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और इजियर हो इन्वेस्टर्स के लिए? पूरी दुनिया में ये होता है कि जहाँ पे भी माइनिंग होती है ना, वहाँ पे सब्सिडरी लोकल रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। आप अगर कनाडा को देखो, ओंटारियो की एक अपनी रेगुलेटरी बॉडी है, क्यूबेक की अपनी रेगुलेटरी बॉडी है। तो रेगुलेटरी बॉडीज बहुत एक प्रॉपर किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली मिनरल शुरू से ही प्रोविंशियल एसेट रहा है। तो एक जो ड्रॉबैक था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया ना, उनको पहले माइनिंग मिनरल सेक्टर को, प्रोविंशियल सेक्टर को अप्रोच करना है, लीजेस लेनी है, तो एक बहुत लंबा चैनल था। इनको खत्म तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर प्रोविंस में मिनरल कमोडिटी जो टाइप ऑफ मिनरल है वो डिफरेंट एसेट्स हैं। कहीं पे मेटालिक मिनरल्स हैं, कहीं पे कोल है, कहीं पे आपके हमारे पास मेटालिक क्लेज हैं जो इंडस्ट्रियल क्लेज हैं। लेकिन SIFC ने इनको एक हार्मोनाइज कर दिया। आपको बताता चलूँ, जो अभी 2023 में पाकिस्तान की मिनरल पॉलिसी है, उसमें हार्मोनाइजेशन तकरीबन 35 के करीब रेगुलेटरीज बन गई हैं जिसको ये सस्टेन करेंगे। तो तमाम इदारों को मिलकर चलना चाहिए। SIFC ने, जैसे मोइन रजा साहब ने बताया कि हमारी ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक प्रॉपर DGPC का किरदार है, तो SIFC इनको अब रेगुलेट कर। और आपको बताता चलो 2023 में जून में SIFC की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो इन 2 सालों में आप उसके पॉजिटिविटी देखें, हाउ मेनी ग्रुप्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन द मिनरल सेक्टर। और अब हमारे जो प्रोविंशियल सेक्टर वो भी रेगुलेट होगी। इसमें एक चीज़ एडिशन में कर दूं, पूरी दुनिया में जब माइनिंग में हम बिजनेस पोर्टफोलियो करते हैं, हर प्रोविंस का एक कैडेस्ट्रल मैप होता है, GIS बेस होता है, जिसमें एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है फॉर द इन्वेस्टर। ये लीज किस मिनरल टाइप की है, उसके इनिशियल रिसोर्सेज और रिजर्व क्या है, उसको देख के वो प्रोस्पेक्ट करते हैं। तो एक इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। और इस पर आपको बताते चलूँ, अभी प्रोविंशियल माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहे हैं और SIFC ने इनको रेगुलेट किया है कि ये हमें एक फ्यूचर में एक यूनिफाइड कैडेस्ट्रल मैप बनाना है पाकिस्तान का, जो कि सब इदारों को इजी एक्सेस में हो। ग्रेट, दैट्स ग्रेट न्यूज़। मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से मोइन साहब, जल्दी से। अनाज साहब ने असल में ये बात करी कि देखें, ओंटारियो की दूसरों की मिसाल दी है, वहाँ पे बहुत मैच्योर स्टेज पे तमाम रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ना बलूचिस्तान। अल्लाह वो दिन हमें दिखाए। थैंक यू मोइन साहब, थैंक यू अब्दुल हन्नान साहब, सो ग्रेटफुल। टाइम प्रोग्राम का वक्त तमाम। फीडबैक सोशल मीडिया पे। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।